सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिलेक्शन रूल, लाइफ टाइम और ट्रांजिशंस के बारे में, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किए थे और बोहर्स थ्योरी पढ़े थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो बोहर्स थ्योरी था हाइड्रोजन एटम के लिए 5 पॉइंट्स जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हाइड्रोजन एटम की पूरी स्टडी करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज द एग्जांपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। राइट, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। राइट, तो उसकी स्पेक्ट्रम क्या है, वन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करेंगे। राइट, तो ये तो ऐसे बहुत ही लेंदी है, जस्ट थोड़ा सा मैं फास्ट इसको आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बहुत ही कंसंट्रेट होकर इसको समझिए, इजी टॉपिक है। राइट, so in hydrogen atom a single electron having charge -e revolves around the nucleus having charge +e in a circular orbits। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें पहले से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। राइट, और न्यूक्लियस के सराउंड इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। राइट, और जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। राइट, तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, उसकी रेडियस हमने स्मॉल r एज्यूम कर लिए। लेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिस वेलोसिटी से उसमें मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है। राइट, तो हम लोग अब उससे जो भी इलेक्ट्रॉन से बेसिक फिजिकल पैरामीटर एसोसिएट करता है उसको इसमें कैलकुलेट करना है। अगर फ्रीक्वेंसी हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई, उसकी एनर्जी हो गई। राइट, ये सारे पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। राइट, तो इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझिए। सो the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron is because यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, यहाँ पर सेंट्रल जो न्यूक्लियस है जिसको हम एटॉमिक कोर कहते हैं, एटम का कोर है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट रहता है एटॉमिक सिस्टम का। राइट, सारा मास कंसंट्रेट कहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। राइट, तो इस पॉजिटिव पे और इस नेगेटिव के बीच में दो जहां भी चार्ज होंगे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना एक्ट होगा, दैट इज गिवन बाय, ये भी आपने +2 में पढ़ रखे हैं, कूलम्ब्स लॉ, उस फॉर्मूलेशन से 1F = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। राइट, Q1 Q2 की वैल्यू E × E रखा है, जस्ट मैग्नीट्यूड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। राइट, उसके साइन का यहाँ पर हम बॉदरेशन नहीं कर रहे हैं। राइट, ये ध्यान रखिएगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। राइट, तो डिस्टेंस याद रखिएगा न्यूक्लियस से लेकर के, और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका ये डिस्टेंस है, रेडियस है उस ऑर्बिट का। राइट, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, E²/4πε0r²। राइट, तो हम लोगों ने पढ़े थे एक जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी था, उसमें हमने पढ़े थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को, इवन किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको क्या एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड दैट motion of particle in a circular orbit. So the centripetal force required by the electron to move in a circular orbit, that is given by यही आप लोगों को फॉर्मूला +1 में पढ़ रखे हैं, आपने सर्कुलर मोशन जो चैप्टर पढ़े होंगे, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इनटू मास, यानी कि F = ma फॉर्मूला आपको मालूम है, F = मास इनटू एक्सीलरेशन। राइट, तो मास m हो गया और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, v²/r। राइट, तो दैट इज गिवन बाय F = mv²/r, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं दैट शुड बी इक्विवेलेंट, इसको हम इक्वेट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर से डायरेक्शन में एक्ट होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट होगा। राइट, तभी ये दोनों फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी इवन बोला था मैंने, द फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। राइट, तो इधर सेंटर की तरफ ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है। राइट, तो दैट शुड बी इक्विवेलेंट। राइट, तो mv²/r = E²/4πε0r²। राइट, तो यहाँ से हमने
इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, ये आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एम वी स्क्वायर आर हो गया इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पर तो हम लोगों ने ये यहाँ तक फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है। So according to Bohr's third postulate, angular momentum of the electron moving in the orbit should be equal to nh upon 2 pi, यानी कि बोहर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जिसका एंगुलर मोमेंटम, राइट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, राइट। तो इसीलिए मैंने वो सारे पोस्टुलेट्स आप लोग को लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट किए थे, बताया था, डिस्कस किए थे, राइट। तो यहाँ पर उस चीज को हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिए कि एम वी आर दैट इज एंगुलर मोमेंटम, देखिए एम वी हो गया लीनियर मोमेंटम और इनटू डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल एल, राइट, दैट इज इक्विवेलेंट टू एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। तो यहाँ से हम एम वी आर की वैल्यू, ये क्या कह रहा है, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ वी गेट v इक्वल टू दिस। देखिए इस इक्वेशन को थर्ड फोर्थ को और इजी हो गया क्योंकि यहाँ से हमें एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू है और यहाँ पर एम वी आर की वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल v रह जाएगा, राइट। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। तो इसको सॉल्व कर लिए तो क्या हमारे पास आ गया ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन, राइट। तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट वी कैन से दैट, राइट। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन से क्या हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज एन। एन इज एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n कहेंगे, 1 अपॉन n नहीं कहेंगे यहाँ पर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिए थे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, बेसिकली दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है उसके बारे में हमें बताना है। सिंस वेलोसिटी v is inversely proportional to the principal quantum number, therefore velocity of the electron will go on decreasing with the increasing quantum number। तो मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए कि जिस तरह से मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव, राइट, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए, सेकंड ऑर्बिट इमेजिन कर लीजिए, राइट। तो ये इसको हम n इज इक्वल टू 1 कह दिए, इसको n इज इक्वल टू 2 कह दिए। तो जिस तरह से हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 रख दिए, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रख दिए, राइट। तो ये इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, राइट। तो मेन इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। तो नेक्स्ट जो फिजिकल पैरामीटर है वो है दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। बोहर्स ऑर्बिट आपने कैलकुलेट कर रखे हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का, इसको हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, राइट। तो जो हमने इक्वेशन हमारे पास था वेलोसिटी का, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जो बोहर्स पोस्टुलेट से था कि एंगुलर मोमेंटम दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, उसमें हमने वेलोसिटी का जो अभी फॉर्मुलेशन कैलकुलेट किया उसको v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल गिव यू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट। देखिए m और ये e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट hn, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट hn, ये वैल्यू रख दिया v की, और इनटू r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, राइट। तो इसको जो इसमें लेफ्ट और राइट में जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करके और r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, राइट। तो इसमें कोई भी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, बहुत कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, बहुत पोस्टुलेट मालूम होना चाहिए, जो 5 पॉइंट्स हैं, जस्ट आपको प्रीवियस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आइडियाज मालूम हो तो इसको आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर आपको लर्न करने पड़ेंगे।
है ना। अगर मान लीजिए कि आपने +2 में कूलम्ब्स लॉ ही बोल लिया और सेंट्रीपिटल फोर्स +1 का बोल गया, फिर तो यहाँ पर फिर आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्ब फोर्स क्या होता है, राइट। तो इन जनरल हमने फॉर्मूला ये लिख लिए, रेडियस rn nth ऑर्बिट का रेडियस rn इज इक्वल टू दिस, राइट। तो यहाँ से इस फॉर्मुलेशन में बाकी सारा कोई कांस्टेंट है, ये जस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, बाकी h की वैल्यू फिक्स रहती है, राइट। एप्सिलॉन की फिक्स है, पाई की, m की और e, राइट। तो जस्ट n स्क्वायर वैरी कर रहा है। तो इस फॉर्मुलेशन से हमें पता लग रहा है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट या रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट that is directly proportional to the square of the principal quantum number, right। तो ये इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें परमिटेड ऑर्बिट्स के बारे में बताता है और उसका रेडियस ये rn है, राइट। So it is clear that the radii of permitted orbit vary as the square of the principal quantum number। ये फॉर्मुलेशन आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अभी तक हमने दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स दैट इज स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, right। So the radius of the second orbit is 4 times the radius of the first orbit। The radius of the third orbit is 9 times the radius of the first orbit। देखिए ये नोट में आप नोट्स में अपने नोट करेंगे, राइट। क्यों यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट का 4 टाइम्स क्यों हो जाएगा फर्स्ट से, अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट कर दिया तो जस्ट ये 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम आएगा इसकी वैल्यू, राइट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अगर हमने इसको सेकंड ऑर्बिट कर दिया तो सेकंड ऑर्बिट यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा फर्स्ट के, राइट। अगर थर्ड ऑर्बिट की हमने बात कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 9 टाइम्स फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, राइट। इस वजह से मैथमेटिक्स जरूर सॉल्व कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट फिजिकल जो क्वांटिटी है दैट इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के इनसाइड में जो रिवॉल्व कर रहा है इस बहुत स्टेशनरी ऑर्बिट में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि एक सेकंड में वो कितना टाइम मोशन कर पा रहा है और किस फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंड करता है, उसको हम मॉडल करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मुलेशन आपको मालूम है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये हमें मालूम है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई r अपॉन v। ये 2 पाई r अपॉन v कैसे आ गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन उसका वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का v, राइट। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुलेशन v अपॉन 2 पाई r, राइट। तो v की वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मुलेशन अभी कैलकुलेट किए थे, राइट, और 2 पाई एज इट लिख दिया, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी कैलकुलेट किए थे, तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, राइट। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, दैट विल बी F इज इक्वल टू m e रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, राइट। तो इसमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न क्या है मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखे हैं उसको रिकॉल करना है, वो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इस फॉर्मुलेशन से हमें पता लगा कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट। मेन तो हमें इस पे फोकस करना है, ऐसे 5 के 5 पैरामीटर से हमें कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी इन जनरल हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसको हम हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मुलेशन मालूम है, तो हाफ एम एडिटिव रख दिए, और v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी
कैलकुलेट किए थे, राइट, स्क्वायर कर दिए। So kinetic energy of the electron in Bohr's orbit that is given by m e raised to power 4 upon 8 epsilon naught square n square h square, right? So potential due to a charge plus q at a distance r that is given by potential, the formula, basic formula, v is equal to charge upon distance, right? ये आपने q upon r पढ़ रखे हैं, right? तो यहाँ पर एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो हमने कहाँ से कैलकुलेट कर लिए थे, पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना था, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट दैट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन, जस्ट ये कह सकते हैं QV, राइट? E इज इक्वल टू QV। तो Q यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस E हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए एट अ डिस्टेंस r, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r फॉर्मूलेशन होता है, राइट? तो E into minus E, that is minus E square upon 4 pi epsilon naught r, राइट? तो ये पोटेंशियल एनर्जी इवन हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, ये भी पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन प्लस 2 में करे हैं आप लोगों ने, तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूलेशन पोटेंशियल एनर्जी का एट अ डिस्टेंस r पे आपको मालूम है, राइट? और पोटेंशियल ये पोटेंशियल का है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूलेशन हो गया, राइट? इसमें E स्क्वायर होता है, चार्ज का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। जो यहाँ पर फिर जो r है, r क्या है, बहुत रेडियस है, r की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट? उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी माइनस m e रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई नहीं 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट? तो एक बार इस इक्वेशन को देख लीजिए ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पर m e रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पर नेगेटिव है, इसको हम प्लस करने जा रहे हैं, ये क्वांटिटी सेम ही हमें दिख रहा है, राइट? जस्ट हमें यहाँ पर 1/8 दिख रहा है, यहाँ पर 1/4 दिख रहा है, तो ये बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है बेटे। कोई भी यहाँ पर शिवम आपने ऑडियो ऑन कर दिया है, ऑफ कीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो देखिए, so energy of the electron that is given by total energy that is given by sum of the kinetic energy plus potential energy। तो kinetic energy हमने कैलकुलेट कर लिए थे हाफ m v स्क्वायर से, ये आ गया था हमारे पास m raised to power 4 8 epsilon naught स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ गई, दोनों को प्लस कर दिए, राइट? तो इसका आप एलसीएम लेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो दैट विल गिव यू दिस मच, राइट? तो हमारे पास इन जनरल जो एनर्जी आई, यहाँ पर अगर हमने n लिख लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? n स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, राइट? क्योंकि हमने सारे ऑर्बिट के इसे जनरल फॉर्मुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दैट इज नेगेटिव, En is equal to minus m e raised to power 4 upon 8 epsilon naught square n square h square, राइट? तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको लर्न करें, मैं इसमें सारे डेरिवेशन में कोई भी फॉर्मुलेशन नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट याद करें, राइट? देखिए अब नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। विदिन 5 मिनट्स इसको बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? उसके बाद आप लोग जो रह जाएगा टॉपिक उसको मैं आप लोग को बातें कर दूंगा, समझा दूंगा, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी होगी, राइट? फ्रीक्वेंसी यानी कि E2 माइनस E1, यानी कि फ्रीक्वेंसी के यानी कि हमें एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये भी हम लोगों ने बहुत पोस्टुलेट में डिस्कस किए थे कि द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n is equal to n2 n is equal to n1, यहाँ पर n2 ग्रेटर देन n1 है, ये n2 है, राइट? ये n2 है, ये n1 है, राइट? और n2 ये एक्साइटेड स्टेट है, n1 ग्राउंड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है कोई भी पार्टिकल जंप करता है तो उसमें रेडिएशन इमिट होती है,
and that radiation is equivalent to the difference of their energy, right? ये E1 है, ये E2 है, तो E2 minus E1 that is equivalent to h nu. ये हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ रखे हैं, तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये जो इक्वेशन एनर्जी का ड्राइव कर रखे हैं, यहाँ पर हमने E n की जगह n2 रख दिए और एक बार n की जगह n1 रख दिए, तो दो हमारे पास फॉर्मुलेशन n1 और n2 के लिए आ गया, दोनों यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। जो इसमें से कॉमन देखा उसको हमने कॉमन कर दिया। ध्यान रखिएगा साइन यहाँ पर साइन का एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो n1 पहले आ जाएगा, देखिए पॉजिटिव का वाला टर्म n1 पहले आ गया, माइनस n2 यहाँ पर आ गया। राइट, ये सारे डेरिवेशन एज आपने कर रखे होंगे, जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं प्लस टू में बहुत ही सिंसियरली उन्होंने डेरिवेशन कर रखे होंगे। राइट, जो हमने लाइमन बार्नर पार्शियल ब्रैकेट पर फंड सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम डिस्कस किए हैं प्लस टू में, राइट, तो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। राइट, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुलेशन ये आ गया। राइट, तो यहाँ से एक एच क्यूब आ जाएगा, एच फॉर्म में चला गया तो एच क्यूब हो गया। राइट, तो एक और फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मुलेशन मालूम है, इवन न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा हम यूज करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा पढ़ते हैं ना, तो वही न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा है, तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिए। राइट, तो C फिर से अपॉन में चला गया, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच, एंड दिस जो ब्रैकेट में क्वांटिटी प्रोवाइडेड है दैट इज द Rydberg कांस्टेंट। यू कैन से दिस इज द डेरिवेशन ऑफ Rydberg फार्मूला। यहाँ पर आपने Rydberg फार्मूला भी ट्राई कर लिए, R इज इक्वल टू दैट दिस कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू m e raised to power 4 upon 8 epsilon naught square h cube C। राइट, तो इन सारे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल गिवन बाय 1.09733 into 10 to the power 7 per meter। राइट, तो ये Rydberg फॉर्मुलेशन आप यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। राइट, so basically this 1 upon lambda is known as wave number, यहाँ पर लिखा है, means optical spectroscopists generally use wave number, is reciprocal of wavelength, that is called wave number। ध्यान रखिएगा, what is wave number, that is the reciprocal of wavelength, that is called wave number। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम इसको वेव नंबर यूज करते हैं, 1 upon lambda is equal to न्यू बार। तो न्यू बार का हमने वेव नंबर का फॉर्मुलेशन ड्राइव कर लिया। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट एंड ये वेव नंबर, ये सारे फिजिकल पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए। राइट, इसके आगे आप फिर हम एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो क्या क्या उसके अलग अलग ट्रांजिशंस हो सकते हैं। राइट, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन एनर्जी लेवल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, इसको अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आप लोग को हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्पेक्ट्रा अच्छे से समझ में आएगा। राइट।